हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। तो हम लोग क्लास 10th का जो है संस्कृत पढ़ रहे थे, पाटलिपुत्र वैभव। और इस पर जो है 2 वीडियो बन चुका है। और आज हम लोगों का जो संस्कृत का ये है ना तीसरा क्लास है। इस क्लास में हम लोग जो है पाटलिपुत्र वैभव चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर बन सकता है वह सारे क्वेश्चन आंसर हम लोग जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। 2011 से लेके, है ना, 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए हैं, मतलब ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गया PYQ, और उसके बाद जो भी संभावित क्वेश्चन है वो सारा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ। यही सब प्रश्न है जो इस चैप्टर से बार बार पूछा जाता है। और आप सबको पता ही है कि संस्कृत में जो क्वेश्चन आंसर है 2 नंबर वाला 16 प्रश्न आता है, जिसमें 8 क्वेश्चन बनाना होता है और प्रत्येक प्रश्न में जो है 2 नंबर मिलता है, 16 नंबर का होता है। तो हिंदी में ही क्वेश्चन रहता है और हिंदी में ही आंसर भी लिखना होता है। तो इस चैप्टर से 2011 से लेके 2024 तक में जितने प्रश्न पूछे गए हैं और जो भी संभावित प्रश्न और बन सकता है वो टोटल जो है इसमें 15 क्वेश्चन में सेलेक्ट किया हूं। और इससे बाहर प्रश्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस 15 प्रश्न में जो ना पूरा चैप्टर जो है कि इसमें समाहित हो जाएगा भी आंसर में। और चैप्टर में से जो है इतने ही क्वेश्चन हमको लगता है कि बन सकता है। तो मैंने सारा क्वेश्चन लाया हूं। अभी बारी बारी से जो है हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। जैसे पहला नंबर में है कि कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। ये एग्जाम में पूछेगा, एकदम सिंपल प्रश्न। कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे, तो आप बताइए, है ना। क्लास नंबर 1 में आप लोग पढ़े थे कि पटना आने वाला। 1 नंबर में आंसर में क्या लिखिएगा, ऐसे लिख लीजिएगा कि विदेशी यात्री यानी पटना आने वाले विदेशी यात्री के नाम और संबंधित देश। एक तरफ नाम दे दीजिएगा, एक तरफ देश। 4 गो लिख दीजिएगा। 1 नंबर में आप मेगास्थनीज लिख दीजिएगा। ये थे जो आए थे विदेशी यात्री हैं, जो विदेश से आए थे पटना। मेगास्थनीज के बाद हो गया फहियान, हो गया फहियान जो चीन के थे। और उसके बाद जो है इत्सिंग हो गया। एक हुएन सांग हो गया, है ना, हुएन सांग, हुएन सांग जो है ये हो गया। तो ये 4 विदेशी यात्री हैं जो पटना आए थे। तो आप लिख दीजिएगा पटना आने वाले 4 विदेशी यात्रियों के नाम, मेगास्थनीज, फहियान, इत्सिंग, हुएनसांग। और आप सबको पता है कि मेगास्थनीज जो है ये यूनान के रहने वाले थे, और फहियान, इत्सिंग और हुएनसांग ये तीनों जो है चीन के रहने वाले थे। तो इसलिए पहला प्रश्न का उत्तर एकदम सिंपल जो है ना। पहला प्रश्न का जो उत्तर है ये एकदम सिंपल है ना। आप देख लीजिए कौन कौन से विदेशी यात्री आए पटना। तो मेगास्थनीज, फहियान, इत्सिंग और हुएनसांग, यानी ये 4 व्यक्ति आए थे, है ना। याद भी हो गया होगा आप लोग। अगला प्रश्न है पाटलिग्राम के बारे में के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था। देखिए पटना जो है ना, प्राचीन काल में जिस समय भगवान बुद्ध थे उस समय जो पाटलिपुत्र जो अभी पटना है ना, उस समय गांव था। जिस समय बुद्ध भगवान आए थे पटना उस समय इसका नाम पाटलिग्राम था, है ना। थोड़ा ध्यान रखिएगा, जिस समय बुद्ध भगवान यहाँ पर आए थे ना तो उस समय इसका नाम पाटलिग्राम था। प्राचीन काल में, आज से तकरीबन 2500 साल से भी पहले की कहानी है ये सब। तो पाटलिग्राम में जब प्राचीन काल में बुद्ध भगवान आए थे तो उन्होंने पाटलिग्राम के बारे में क्या क्या कहा था। तो उन्होंने ना भविष्यवाणी किए थे। भविष्यवाणी क्या किए थे, वह बतलाए थे कि ये जो गांव है पाटलिग्राम आगे चल करके महानगर बनेगा। उन्होंने कहा था कि महानगर बनेगा। क्या सर, बुद्ध भगवान है पाटलिग्राम में आए थे, पाटलिग्राम की तो ऐसे ही महत्ता बढ़ गया जी, है ना। तो पाटली पुत्र के वैभव का वर्णन वाला जो प्रश्न है, जो 15 नंबर में यहाँ क्वेश्चन है, इसमें लिखना होगा। तो यहाँ पर आते हैं, प्रश्न है पाटलिग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था। तो पाटलिग्राम में जो है ना भगवान बुद्ध कई बार आए और उसने पाटलिग्राम के संबंध में कहा था। ये पाटलिग्राम जो है ना, ये इसी का नाम अभी पटना है, उस समय गांव था तो उसका नाम पाटलिग्राम था। कहा था कि आगे चलकर ये मतलब एक समय ऐसा आएगा कि पटना महानगर बनेगा। एकदम उनका बात सत्य हुआ, महानगर पटना बन भी गया। लेकिन हमेशा 3 चीजों का जो है पटना को डर रहेगा। एक कलह मतलब एकदम युद्ध वगैरह, है ना, ये कलह। और जो है एक
आग और एक बार पानी, है ना, ये बार पानी, ये तीनों से जो है ये हमेशा ये जो है भयभीत रहेगा या ये घिरा रहेगा या ऐसा रहेगा, मतलब महानगर बनेगा लेकिन कलह, आग और बार पानी जो है ना, का भय जो है हमेशा बना रहेगा। ठीक है, यही कहा था। तो याद भी हो गया होगा कि पाटलिग्राम में बुद्ध भगवान कई बार आए थे। उन्होंने ये कहा था कि पाटलिग्राम आगे चलकर महानगर बनेगा, लेकिन कलह, आग और पानी, इन तीनों चीजों का जो है भय हमेशा बना हुआ रहेगा। याद भी हो गया होगा। अगर आप लिखना चाहते हैं दूसरा नंबर का उत्तर तो आप लिख लीजिए, है ना, कि भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिग्राम आए थे, यहां आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था और उसी समय उन्होंने कहा था यह गांव एक दिन महानगर बनेगा, लेकिन कलह, अग्निदाह, जल ब्रैकेट में बार लिख दीजिएगा, का भय सदा बना रहेगा। लिख लिए होंगे। अब हम लोग तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरा प्रश्न में है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। और ये तो एकदम सिंपल प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। बस इसमें बस इतना तो सिर्फ याद रखना है कि अत्यंत उत्कृष्ट थी, बस इतने तो आपको जोड़ना है ना, अत्यंत उत्कृष्ट था, मतलब बहुत बढ़िया था। कहेगा सर ये तो चंद्रगुप्त मौर्य का तो समय 321 ईसा पूर्व का है, आज से तकरीबन 2300 साल पहले का। जी, पटना का इतिहास 2500 साल पुराना इतिहास है ना, बुद्ध भगवान के समय में गांव था उस समय, बताइए। और चंद्रगुप्त मौर्य जो आज से 2300 साल पहले का है, ठीक है। और उस समय कह रहा है कि जो पाटलिपुत्र था, यहाँ का रक्षा व्यवस्था जो है, सुरक्षा व्यवस्था, वो बहुत अच्छा था, है ना, ये अत्यंत उत्कृष्ट था। तो ये आंसर आप लोगों को याद हो गया होगा। तो कहेगा ना कि सर प्राचीन काल से ही जो है पटना का जो है महत्व रहा है, प्राचीन काल से ही पटना जो है एक अच्छा खासा शान से एकदम, है ना, आगे बढ़ते आ रहा है। जी बिल्कुल। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी थी। अगर ये प्रश्न एग्जाम में आएगा आप यही उत्तर में लिखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था कैसी के जगह पर खाली लिखिएगा अत्यंत उत्कृष्ट, थी का थी रही जाएगा। तो कितना आसान है ना। तो ये तीनों प्रश्न जो है आप लोगों का हो गया होगा। अगर लिखना चाहते हैं उत्तर तो आप लिख लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, है ना। और इसमें एक लाइन और जोड़ दीजिएगा, जिसका विवरण यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने संस्मरण, संस्मरण ऐसे लिखिएगा, है ना, अपने संस्मरण, है ना, संस्मरण इंडिका ब्रैकेट में इंडिका में लिखा है। मतलब ये हुआ, है ना, नहीं लिख पाए अच्छे से तो एक बार और सुन लीजिए, है ना। ये तीसरा नंबर का जो उत्तर है ये आप थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर मैं समझा दूंगा। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी, जिसका विवरण यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने किताब इंडिका में लिखा है। बस ऐसे लिख लीजिए, लिख लिए होंगे। तो कहने का मतलब है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में यहाँ की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट थी। इस बात की जानकारी कहां से मिलता है, तो इस बात की जानकारी जो है यूनान के जो राजदूत थे, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, जिसका नाम मेगास्थनीज था ना, तो उसने एक किताब लिखा था बेटा, जिसका नाम इंडिका था। और इसी इंडिका से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, है ना, पटना पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था। 3 नंबर भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर में, ये थोड़ा मिटा देते हैं। 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में है कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या कहा है। देखिए 4 नंबर है ना, 4 नंबर में राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या कहा है, बताइए राजशेखर ने। और आपको कल मैंने एक ट्रिक बतलाया था कि जब भी एग्जाम में आपको लगे ना, इसमें जैसे दाकू राका मैंने बतलाया था, इसका मतलब क्या हुआ, क्योंकि इसमें जो है ना एक दामोदर गुप्त है, जिसका रचना का नाम है दा से दामोदर गुप्त, कु से कूटनिम्ताख्य, यानी दामोदर गुप्त का जो रचना है उसका नाम कूटनिम्ताख्य है। रा मतलब होता है राजशेखर, का मतलब होता है काव्य मीमांसा, और राजशेखर का रचना का नाम काव्य मीमांसा है। बस यही है ना। तो आप लोग, आपको क्या याद लिखना क्या है
कि राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या कहा था। तो राजशेखर ने पटना के संबंध में जो है ना अपने किताब में, ये जो 4 नंबर है बेटा, अभी नहीं लिखना, अभी केवल समझिए, हम अभी आपको लिखा भी देंगे इसका उत्तर। राजशेखर का एक रचना है जिसका नाम है काव्य मीमांसा, है ना, ये राजशेखर का रचना है काव्य मीमांसा, समझे कि नहीं। यानी एक तरह से समझिए कि ये राजशेखर का ये किताब है, और इसमें राजशेखर ने लिखा है कि जो पाटलिपुत्र है ना, जो पटना है, यह विद्या की देवी सरस्वती, है ना, ये जो पाटली, इसमें राजशेखर ने अपने किताब काव्य मीमांसा में लिखा है कि जो पाटलिपुत्र है यह विद्या की देवी सरस्वती की प्राचीन परंपरा वाला क्षेत्र है, मतलब ये विद्या की देवी सरस्वती का क्षेत्र है, ऐसा कह दिया। बताइए, बहुत बड़ी बात हुआ। दूसरा बात, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या कहा है कि बहुत बड़े बड़े विद्वान जैसे पाणिनि, पिंगल, वरुचि, व्याडी, ये सब जो है इन लोगों ने भी पटना में ही ज्ञान प्राप्त करके प्रसिद्धि पाया। तो ये 2 बात इसने कहा। तो यहां पर राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या कहा है, तो राजशेखर ने अपने रचना काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र के संबंध में कहते हैं कि पाटलिपुत्र विद्या की देवी सरस्वती की प्राचीन परंपरा वाला क्षेत्र रहा है। और दूसरा बात क्या बोले हैं, काव्य मीमांसा में ही उसने कहा है कि पाटलिपुत्र में बड़े बड़े विद्वान जैसे पतंजलि, पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वरुचि, इन लोगों ने ज्ञान की प्राप्ति करके प्रसिद्धि पाया है। बोलिए, इतना समझ में आ गया, याद भी आप लोगों को हो गया होगा। अब 4 नंबर का जो है उत्तर आप लोग लिख लीजिए, है ना। पहला नंबर में रोमन में 1 नंबर और 2 नंबर करके लिखिएगा। राजशेखर ने अपने ग्रंथ काव्य मीमांसा में पाटलिपुत्र को विद्या की देवी सरस्वती की प्राचीन परंपरा वाला क्षेत्र स्वीकार किया है। 1 नंबर में लिख लिए। अब रोमन में दूसरा नंबर दीजिएगा, उसमें लिखिएगा कि उन्होंने, मतलब राजशेखर ने पटना के विषय में कहा है कि यही, यानी पटना में ही वर्ष कोमा उपवर्ष विद्वानों का नाम है ये सब, है ना, वर्ष कोमा उपवर्ष कोमा पाणिनि कोमा पिंगल कोमा व्याडी कोमा वरुचि कोमा पतंजलि आदि परीक्षित होकर, मतलब परीक्षा देकर परीक्षित होकर ही संसार में ख्याति अर्जित किया है, संसार में प्रसिद्धि पाया है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 5 नंबर में, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नाम। देखिए, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं, तो इसका जो 5 नंबर का आंसर होगा कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पटना के जो है पुष्पपुर और कुसुमपुर, ये आपको याद रखना है, पुष्पपुर और कुसुमपुर, है ना, कुसुमपुर इसका नाम मिलता है। अब कहिए सर पुष्प का मतलब फूल हुआ और कुसुम का मतलब भी फूल होता है, तो ऐसा लगता है कि जो पाटलिपुत्र का नाम पहले पुष्पपुर और कुसुमपुर था, तो ऐसा लगता है कि पटना के आसपास जो है या उस क्षेत्र में पहले फूलों का बहुत ज्यादा उत्पादन होता होगा, शायद इसी वजह से उसका नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर पड़ा होगा, है ना। तो आप एग्जाम में आपसे पूछेगा 5 नंबर में, देखिए, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नामों का उल्लेख करें, तो आप उत्तर में लिखिएगा प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में वर्णित पटना के विभिन्न नाम। नंबर 1 पुष्पपुर, यानी ये वाला नंबर 1 में लिख देना है, और 2 नंबर में आप लिख दीजिएगा कुसुमपुर। हो गया इसका आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर में कि पाटलिपुत्र का पुष्पपुर या कुसुमपुर नाम का उल्लेख कहां पर है। तो ये जो पुष्पपुर और कुसुमपुर नाम का उल्लेख है, ये 2 जगह पर है, आपको याद रखना है। एक तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में, है ना, ऐसे करके लिखा हुआ है आपकी किताब में, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में, है ना, ग्रंथों और पुराणों में, यानी इसका जो आंसर होगा ये जो पुराणों में, मतलब ये जो 6 नंबर में है कि पाटलिपुत्र का पुष्पपुर या कुसुमपुर नाम का उल्लेख कहां है। उत्तर में लिखिएगा पाटलिपुत्र का पुष्पपुर या कुसुमपुर का नाम का उल्लेख
प्राचीन संस्कृत ग्रंथों और पुराणों में है ना। ये याद हो गया होगा, एक दो बार आप है ना सुन लीजिए ठीक से। अगला प्रश्न जो है 7 नंबर में, पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नाम। जैसे आप जानते हैं कि पटना में जो है जाते रहते हैं लोग घूमने फिरने के लिए, तो बहुत सारे जगह पर वहां पर है पर्यटन के लिए भी। तो कौन कौन से ऐसे पटना में जगह है जहां पर लोग घूमने जाते हैं, जो दर्शनीय स्थल है, कहने का मतलब जो देखने वाला स्थल है। तो इसमें तो आप बहुत लिख सकते हैं, आप उत्तर में लिखिएगा इनका, है ना 7 नंबर का, पटना के प्रमुख दर्शनीय स्थलों के नाम। पहला नंबर रोमन में लिखते चलना है, गोलघर। नंबर 2 में तारामंडल। नंबर 3 में उत्कृष्ट संग्रहालय। नंबर 4 सचिवालय। नंबर 5 उच्च न्यायालय। नंबर 6 में महावीर मंदिर। और नंबर 7 में जैविक उद्यान। और नंबर 8 में मौर्यकालिक अवशेष। मतलब पटना के अंदर जो है ना कौन कौन से दर्शनीय स्थल है, एग्जाम में अगर आपको याद नहीं आए तो, लेकिन ये सब तो याद आ ही सकता है कि पटना में ही गोलघर है, पटना में ही तारामंडल है, ये सब जो है पटना का दर्शनीय स्थल है। और पटना में इस गोलघर है, तारामंडल है, उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट आप लोग बोलते हैं ना कि पटना, तो ये उच्च न्यायालय। उनके बाद सचिवालय, है ना, सचिवालय हो गया, मौर्यकालिक अवशेष हो गया, है ना, मौर्यकालिक अवशेष हो गया, जैविक उद्यान हो गया, ये सब पटना में है। तो मेरे अंदाज से ये भी आपको याद हो गया होगा। अब अगला प्रश्न है 8 नंबर में, किन किन विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरण ग्रंथों में, मतलब जो जो यादें कर करके जिसने ग्रंथ लिखा उसमें पटना का वर्णन किया है, पटना का भूरा भूरा बड़ाई किया है, अच्छा बड़ाई किया है, किसने? तो इसका 8 नंबर का उत्तर में लिखिएगा, कौन कौन विदेशी यात्रियों ने पटना का वर्णन बड़ाई किया है, वर्णन किया है। एक मेगास्थनीज, यूना और फहियान, हुएनसांग और इत्सिंग, है ना। तो इसका उत्तर में 8 नंबर का उत्तर में यही 4 विदेशी यात्री भी पढ़े ना, तो पहला नंबर में तो यही चारों विदेशी यात्री ने जो है अपने संस्मरण ग्रंथों में पटना का वर्णन किया है। तो इसका उत्तर में लिखिएगा 8 नंबर का उत्तर में कि मेगास्थनीज, फहियान, हुएनसांग और इत्सिंग इत्यादि विदेशी यात्रियों ने अपने संस्मरण, यहां पर देखिए संस्मरण का स्पेलिंग, संस्मरण ग्रंथों में पटना का वर्णन किया है। लिख लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है? आप सबको पता है कि गुप्त वंश का जब शासनकाल था तो शरद ऋतु में पटना में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। और इस महोत्सव को बड़ी धूमधाम से पटना में मनाया जाता था। अब पूरे नगरवासी जो है आनंद मग्न हो जाते थे और ऐसा भीड़ लगता था जैसा आजकल के दुर्गा पूजा में देखने को मिलता है। इतना बात तो आपको कमोदी महोत्सव के बारे में मालूम होगा, पहला वीडियो में पहला क्लास में मैं आपको पढ़ाया हूं। अगर एग्जाम में पूछे कि पटना में कमोदी महोत्सव कब मनाया जाता है, देखिए यहां मेन बात है कब, तो आंसर याद रखिएगा शरद ऋतु में, शरद ऋतु में, है ना। आंसर में क्या लिखोगे? शरद ऋतु में। और इसका विशेष प्रचलन जो है वो गुप्त वंश के शासन काल में था। कैसे एग्जैक्ट उत्तर लिखना है घबराइए मत, मैं आपको लिखा देता हूं, है ना। लिख लीजिए इसका आंसर, पटना में, यानी ये 9 नंबर का आंसर कि पटना में कमोदी महोत्सव शरद काल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। इस महोत्सव का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था, है ना। लिख लिए होंगे। अब आते हैं हम लोग 10 नंबर में, दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या कहा है ना। इसने भी पटना का बड़ाई किया है। ये जो दामोदर गुप्त है इन्होंने पटना के संबंध में क्या कहा है ना। दामोदर गुप्त का पिता किताब का नाम बताइए। तो दामोदर गुप्त ने जो रचना लिखा है डाकू राका, ये ट्रिक है ना, डाको राका, मतलब दामोदर गुप्त का जो है वो रचना का नाम है कूटनीम ताख्ये, है ना। इसका जो रचना है उसका नाम है कूटनीम ताख्ये। तो दामोदर गुप्त ने अपनी किताब
कूटनीमताख्य में पटना के विषय में क्या क्या कहा है? पटना के विषय में इन्होंने लिखा है कि जो पटना नगर है ना, मुख्य रूप से 3 बातें इसमें आपको लिखना है कि जो पटना नगर है यह पृथ्वी पर बसे जितने भी नगर हैं सब में सर्वश्रेष्ठ है। मतलब जो है पृथ्वी पर जितने भी महानगर हैं उनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ है। बताइए कितना बेहतरीन बात इन्होंने अपने रचना में दामोदर गुप्त ने कूटनीमताख्य में पटना के बारे में बताया, मतलब एक प्रशंसा की है। दूसरा यह बताया है कि यह सरस्वती का कुलगृह है, मतलब जो पटना है वह सरस्वती का घर है। और तीसरा इन्होंने पटना के संबंध में कहा है कि पटना जो है इंद्रपुरी को परिभूत करने वाला स्थान है, मतलब इंद्र भगवान को जो स्वर्ग है ना उससे भी सुंदर है या तो उसको टक्कर देने वाला भूमि है। मतलब इतना बड़ाई दामोदर गुप्त ने कूटनीमताख्य में किया है। पहला क्या कहा कि इस पृथ्वी पर जितने भी महानगर हैं उसमें से पटना जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ है। और दूसरा क्या कहा कि पटना जो है वो सरस्वती का कुलगृह है। और तीसरा कहा कि यह इंद्र के स्वर्ग से भी सुंदर है, इंद्रपुरी को भी परिभूत करने वाला स्थान है ना। ये कहा दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में, यानी 10 नंबर में। आंसर लिख लीजिए आप लोग। आंसर में लिखिएगा कि कवि दामोदर गुप्त ने अपने रचना, ये मैं 10 नंबर का उत्तर लिखा रहा हूं। कवि दामोदर गुप्त ने अपने रचना कूटनीमताख्य में लिखते हैं कि पटना महानगर पृथ्वी पर बसे नगरों में सर्वश्रेष्ठ है। यह सरस्वती का कुलगृह और इंद्रपुरी को परिभूत कर भूमि कर तो परिभूत करने वाला स्थान है। लिख लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना? इसका उत्तर तो और आसान है ना। ये जो 11 नंबर है, पाटलिपुत्र शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ? तो पाटलिपुत्र शब्द की उत्पत्ति, पाटलिपुत्र शब्द की उत्पत्ति, पाटलिपुत्र शब्द की उत्पत्ति पाटल पुष्प, पाटल पुष्प मतलब गुलाब का फूल, गुलाब का फूल है ना। पाटल पुष्प का मतलब होता है गुलाब का फूल। पाटल पुष्प की पुत्तलिका, पुत्तलिका, पुत्तलिका का मतलब होता है पंखुड़ी, पंखुड़ी, पंखुड़ियां है ना। तो पाटलिपुत्र शब्द की उत्पत्ति, यहां पर पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना? तो पाटलिपुत्र शब्द की उत्पत्ति जो है पाटल पुष्प यानी गुलाब के फूल की पुत्तलिका यानी पंखुड़ियों से हुआ है, हुआ है, ये है। तो पाटलिपुत्र शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ? तो पाटलिपुत्र शब्द की उत्पत्ति जो है यह पाटल पुष्प यानी गुलाब के फूल की पुत्तलिका मतलब पंखुड़ियों से हुआ है। यहां पर आके कैसे बना है? तो आप ऐसे लिख दीजिए पाटलिपुत्र शब्द जो है वह पाटल पुष्प यानी गुलाब के फूल की पुत्तलिका यानी पंखुड़ियां से बना है। हो गया आंसर। चलिए अब अगला प्रश्न में आते हैं। सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? और आप याद करिए कि सिख संप्रदाय के लिए संप्रदाय के लोग मतलब जो सिख धर्म के मानने वाले लोग हैं उसके लिए पटना की धरती जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे जिसका नाम था गुरु गोविंद सिंह, उसका जन्म स्थल है पटना में जो कि गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। और यहां पर भारत में से अलग अलग जगह से जहां सिख धर्म के मानने वाले लोग हैं और भी जिसको इस धर्म में आस्था है वो सारे लोग जो है यहां पर आते हैं, है ना, इसका दर्शन करने के लिए, है ना। तो इसलिए जो है सिख धर्म के जो धर्म के संप्रदाय के लोग जो है उसके लिए पटना महत्वपूर्ण है। तो सिख धर्म मेन बात यहां पर है कि सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पटना के अंदर है जो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो है देश के अलग अलग हिस्सों से दर्शन के लिए लोग आते हैं, तो इसलिए प्रसिद्ध है सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना। तो उत्तर में एग्जैक्ट क्या लिखिएगा? 12 नंबर का उत्तर में आप लिख लीजिए सिख संप्रदाय के लोगों के लिए प्राचीन पटना नगर में पूजनीय स्थल अवस्थित है। यहां उनके 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है जो गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। यहां देश के
तीर्थयात्रीगण दर्शन के लिए आते हैं और यह स्थान विश्व के सिखों के लिए पवित्र धर्म स्थल के रूप में माना जाता है ना। इसका आंसर में इतना लिख दीजिएगा, और नहीं याद रहेगा तो सिंपल लिख दीजिएगा कि यहाँ 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ और वो स्थान गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसलिए जो है ये सिख धर्म के लोगों के लिए पटना महत्वपूर्ण है इस वजह से। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय और अशोक के समय, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में लिखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था। अब पैराग्राफ चेंज करके लिख दीजिएगा कि अशोक के समय में वैभव और सौंदर्य जो है वह समृद्ध था, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें, यानी पाटलिपुत्र में जो प्राचीन काल में जो महोत्सव मनाए जाते थे, पर्व मनाए जाते थे, उसका वर्णन करें। मतलब इसमें आपको कमोदी महोत्सव के बारे में लिखना है। जो मैंने अभी आपको बताया कि पाटलिपुत्र में प्राचीन काल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था, जो शरद ऋतु में मनाया जाता था, और इस पर्व का विशेष प्रचलन जो है वह गुप्त वंश के शासन काल में था। बड़ी धूमधाम से पटना के अंदर यह पर्व को मनाया जाता था। पूरे नगरवासी जो है इस पर्व में एकदम आनंद मग्न हो जाते थे, और इस पर्व में वैसा भीड़ लगता था जैसा आजकल के दुर्गा पूजा में देखने को मिलता है। मैंने यही सारे बात इसमें लिखना है, और एग्जैक्ट आंसर कैसे लिखना है तो मैं आपको बता देता हूं, आप थोड़ा सा लिख लीजिए, है ना। लिख लीजिए, पाटलिपुत्र में शरद काल में कमोदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है, उसी प्रकार प्राचीन काल में कमोदी महोत्सव मनाया जाता था। हो गया। अब लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का, और इसमें ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे को इसी प्रश्न में होता है, और ये एग्जाम में बहुत पूछा भी जाता है। प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। देखिए, वैभव का मतलब होता है शान, वैभव का मतलब होता है महिमा। ये जो वैभव शब्द है, इसका मतलब होता है शान, या इसका मतलब होता है महिमा। मतलब पाटलिपुत्र का वैभव क्या रहा है, शान क्या रहा है। वैभव का मतलब शान से आगे बढ़ना। तो अभी आप लोग जो पढ़ रहे थे पूरा क्वेश्चन आंसर, इसमें देखे होंगे कि पाटलिपुत्र का जो महत्व है, जो वैभव है, जो शान है, ये प्राचीन काल से ही रहा है। कैसे शान नहीं है, ये राजा अशोक, प्रियदर्शी अशोक, कितना इतिहास में फेमस है, चंद्रगुप्त मौर्य, उसका स्थल रहा है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल रहा है। यहां पर प्राचीन काल में बुद्ध भगवान आए। मेगास्थनीज यूनान के हुएनसांग, फहियान, इत्सिंग, चीनी यात्री, उन्होंने इसका बड़ाई किया है। इसके अलावे जो है राजशेखर और उसके बाद दामोदर गुप्त, इन लोगों ने इस धरती का बड़ाई किया है। और यहाँ पर बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं। ये सारा जो है मतलब प्राचीन काल से लेकर के अभी तक जो है पाटलिपुत्र का एकदम वैभव यानी शानो शौकत जो है एकदम बरकरार है, एकदम शान से आगे बढ़ रहा है। मतलब प्रश्न में कहता है कि पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। वैभव का मतलब है कि प्राचीन काल से लेकर के अभी तक जो है यह नगर किस शान से आगे बढ़ रहा है ना। आखिर क्या क्या हुआ है कि जिससे हमें यह पता चल जाए कि पाटलिपुत्र जो है एकदम शान से आगे बढ़ा है और इसकी महिमा सभी जगह गाई जाती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है पृथ्वी का, यही आपको बताना है। तो इसके उत्तर में आप पहला जैसे पॉइंट में लिखिएगा, इसका थोड़ा उत्तर बड़ा हो जाएगा ना, तो पॉइंट में लिखिएगा। पहला नंबर में लिख दीजिएगा, पहला नंबर में चंद्रगुप्त मौर्य का बात कर लीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की, पहला नंबर में लिखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था। पहला नंबर लिख दिए। दूसरा नंबर में लिखना है कि अशोक के समय में पाटलिपुत्र का वैभव और सौंदर्य सबसे उत्तम था। मुगल वंश में नगर का उद्धार हुआ और अंग्रेजी शासन काल में इनका तेजी से विकास हुआ। ये दूसरा पॉइंट में लिख दिए। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा कि
पाटलिग्राम में, पाटलिपुत्र में प्राचीन काल में बुद्ध भगवान आए और जो है इस गांव का जो है भविष्यवाणी भी किए थे और कहे थे कि आगे चलकर यह महानगर बनेगा। चौथा पॉइंट में लिखना है कि विदेशी यात्री मेगास्थनीज, हुएनसांग, फहियान तथा इत्सिंग आदि विद्वानों ने पटना की प्रशंसा अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में किया है। पांचवा पॉइंट में आप राजशेखर की बात लिख सकते हो कि राजशेखर ने अपने रचना काव्य मीमांसा में विद्या की देवी, काव्य मीमांसा में पटना को विद्या की देवी सरस्वती की प्राचीन परंपरा वाला क्षेत्र बताया है। और उन्होंने लिखा है आगे काव्य मीमांसा में कि बड़े बड़े विद्वान पाणिनि, पिंगल, व्याडी, पतंजलि ही पटना में ही ज्ञान पाकर के प्रसिद्धि पाए। और छठा पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि दामोदर गुप्त ने अपनी रचना कूटनिम्ताख्य में पटना को सरस्वती का कुलगिरी और इंद्रपुरी को परिभूत करने वाला स्थान बताया है। आठवां पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जैसे विद्या, धार्मिक, औद्योगिक और राजनीतिक क्षेत्रों में पटना का विशेष महत्व रहा है। 9वां नंबर में आप लिख सकते हैं कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल पटना में है। और फाइनल में आंसर करिएगा कि इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा है। अब आप लोग कहेंगे सर इतना बड़ा आंसर हो गया। देखिए मैंने 10 पॉइंट इसलिए बता दिया कि आपका एक दिमाग में आ जाए कि आखिर इसमें वैभव में लिखना क्या है। मतलब इसमें यह बताना है कि इस धरती का शान प्राचीन काल से है या कैसे, मतलब आप लोग जाने, बस यही आपको उत्तर में समझाना है। तो आप लिख दीजिएगा कि ऐसे शॉर्ट में लिखना चाहते हैं, ऐसे लिख दीजिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्कृष्ट था। दूसरा में आप पॉइंट में लिख दीजिएगा कि विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फहियान, हुएनसांग और इत्सिंग ने भी अपने अपने संस्मरण ग्रंथों में पटना का बड़ाई किया है। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा कि भगवान बुद्ध भी प्राचीन काल में पटना आए थे और उन्होंने इसका जो है भविष्यवाणी भी किए थे और कहे थे कि यह आगे चलकर महानगर बनेगा, है ना। और चौथा पॉइंट में आप लिख सकते हैं कि पटना के अंदर जो है बहुत सारे दर्शनीय स्थल, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, महावीर मंदिर, मौर्यकालीन अवशेष इत्यादि दर्शनीय स्थल है। और जो है पाटलिपुत्र के बारे में राजशेखर, है ना, जो राजशेखर है, राजशेखर ने कहा है कि यह विद्या की देवी सरस्वती की प्राचीन परंपरा वाला क्षेत्र रहा है। यहाँ पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वरुचि, पतंजलि आदि विद्वानों ने ज्ञान प्राप्त करके पूरा दुनिया में प्रसिद्धि पाया है। दामोदर गुप्त ने पाटलिपुत्र की धरती को स्वर्ग से सुंदर और जो है सरस्वती का घर बतलाया है। तो इस तरह से सारा बात जितना आप लिख सकते हैं ना, जितना बात आप लिख सकते हैं, यानी पटना की बड़ाई वाला या और जो पटना है वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में, चाहे विद्या, धार्मिक हो, औद्योगिक हो, राजनीतिक हो, सारे क्षेत्रों में जो है इसका एक विशेष महत्व रहा है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल रहा है। और इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण करता रहा है। तो मैंने वैसे इसमें भी 10 बोलिए दिए लगभग, तो इसमें से आप जो है ना कुछ छोड़ भी सकते हैं, 5 पॉइंट भी लिख दीजिएगा तो चलेगा। लेकिन मैंने आपको एक आइडिया बता दिया क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि आखिर इसमें लिखे क्या, तो यही सब बात आपको इसमें लिखना है। इस प्रकार से जो है ये यहां पर कंप्लीट हुआ, है ना, यहां पर कंप्लीट हुआ। और जो है अब फिर हम लोग क्लास 4 में मिलते हैं।